आज की जो क्लास है, आज मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ बाबू, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। आज प्रैक्टिकल कुंडली लेकर आया हूँ मैं। अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा और समझा है, आज हम उसे अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कुंडली आती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली बलवान है या कमजोर है, कितनी बलवान है और कितनी कमजोर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुंडली कैसी है, क्योंकि कुंडली जितनी बलवान होगी, जीवन में उपलब्धियां उतनी ज्यादा होंगी, उतनी अच्छी होंगी। तो कुंडली बलवान होने का जो सूत्र था, वो ये कहा था कि केंद्र में शुभ ग्रह होने चाहिए, त्रिसदाय भाव में अशुभ ग्रह होने चाहिए, लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। तो हम पहली ये कुंडली है, ये फीमेल चार्ट है, इसका डिटेल ये लिखा हुआ है, और ये मेल चार्ट है, इसका भी डिटेल लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्र देखते हैं। लग्न खाली है, चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह स्थित है, सप्तम भाव में भी अशुभ ग्रह स्थित है। चंद्रमा अशुभ इसलिए है कि सूर्य के नजदीक है, इसलिए चंद्रमा भी अभी क्रूर है। और दशम भाव में भी अशुभ ग्रह स्थित, यानी कि तीन चार में से एक केंद्र खाली है और तीन केंद्र में अशुभ ग्रह स्थित है। ये अच्छा नहीं है, केंद्र कमजोर हो गए। ये कुंडली के ही केंद्र नहीं है, ये हमारे जीवन के केंद्र। तो केंद्र भाव कमजोर हो गए। अब त्रिसदाय भाव देखते हैं। तृतीय, यहाँ अशुभ ग्रह की बजाय शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ये भी अच्छा नहीं है। छठा भाव, यहाँ दो अशुभ ग्रह हैं और एक शुभ ग्रह है। चलिए हम इसे ठीक मान लेते हैं। एकादश भाव ये खाली है। तो कुल मिलाकर के जो ये तीन त्रिसदाय भाव हैं, इनमें 65% कुंडली इनमें भी कमजोर है। 35%, क्योंकि छठे भाव में दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि दो क्रूर ग्रहों का बैठना एक साथ अच्छा नहीं होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। एक क्रूर ग्रह होना चाहिए। तो यहाँ भी ठीक नहीं। अब लग्न और लग्नेश को देख लेते हैं। लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है और केवल चंद्रमा की दृष्टि है और अशुभ ग्रह मंगल की दृष्टि है। तो लग्न भी बहुत अच्छा नहीं है। लग्नेश बुध त्रिकोण में स्थित है, बहुत अच्छे भाव में स्थित है, और किसी भी बुरे ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। शुभ ग्रह की भी कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्न से शुभ भाव में गया है पंचम में। तो लग्नेश अच्छा है। तो हम लग्न लग्नेश को मीडियम मानेंगे कि ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। तो इस तरह से ये जो कुंडली है, ये हमें 50% या
45% या 40% हम कह सकते हैं कि ठीक है, 60% अच्छी नहीं है इस मामले में। आगे फिर हम और देखेंगे। अब दूसरी कुंडली लेते हैं। केंद्र भाव, केवल एक केंद्र में क्रूर ग्रह स्थित है। सूर्य को अशुभ तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन क्रूर मानते हैं। तो एक क्रूर ग्रह है, लेकिन ये शुभ भाव का स्वामी है और शुभ भाव में स्थित है, अपनी उच्च राशि में स्थित। इसके उच्च हो जाने से दशम भाव बलवान हो गया। शेष केंद्र खाली है। अब त्रिशदाय भाव देख लेते हैं। तृतीय भाव में केतु बैठा है, ये बहुत अच्छा है। छठा भाव खाली है। एकादश भाव में अशुभ ग्रह मंगल बैठा है, यह भी बहुत अच्छा है। ये हम बाद में देखेंगे कि ये ग्रह यहाँ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, लेकिन अगर त्रिशदाय भाव में अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छे परिणाम देते हैं। और उसका कारण मैंने आपको बताया है कि अशुभ ग्रह की अशुभता का नाश हो जाता है। अशुभ ग्रह, ये भाव भी अशुभ है और ग्रह भी अशुभ है, क्रूर है। तो क्रूर ग्रह भाव की क्रूरता को नष्ट कर देता है और भाव ग्रह की क्रूरता को नष्ट कर देता है। तो जब क्रूरता नष्ट होगी, अशुभता नष्ट होगी, तो इसका अर्थ है कि शुभता की प्राप्ति होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ चार में से एक केंद्र बहुत बलवान है और दो त्रिशदाय भाव, तीन में से दो ये बलवान है, एक खाली है। तो अब लग्न को देख लेते हैं। लग्न पर कोई भी ग्रह नहीं है और लग्न पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है और गुरु है बैठा भी न भाग्य भाव में है, तो भाग्य भाव का स्वामी है गुरु। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न इसकी दृष्टि से बलवान होगा। लग्नेश चंद्रमा नीच राशि में है, हालांकि ये त्रिकोण भाव है, इसलिए हम नीचता की बात बाद में करेंगे। अभी हम नीच है, है नीच राशि में है, तो हम अभी ऐसा नहीं कहेंगे बुरा फल देगा। वैसे भी इसका नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल भी देख रहा है यहाँ पर। हाँ, चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित, लग्नेश शनि के द्वारा पीड़ित है। शनि यहाँ सप्तमेश अष्टमेश बहुत बुरे भाव का स्वामी भी है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी है। तो शनि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित हो गया, लग्नेश मंगल के द्वारा भी थोड़ा पीड़ित हो रहा है। हालांकि मंगल यहाँ राजयोग कारक ग्रह है, तो इसकी दृष्टि में अशुभता कम हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी अशुभता तो रहेगी, भले ही ये उसकी राशि हो। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर कोई ग्रह अपने भाव को देखता है, अशुभ ग्रह भले ही अपने भाव को देखता हो, कुछ न कुछ हानि अवश्य करता है। हानि शारीरिक संबंध में और रिश्ते के संबंध, भौतिक मामलों में अच्छा करता है। तो लग्नेश थोड़ा चंद्रमा मंगल से थोड़ा। गुरु जी, ये बात नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों पाप ग्रहों के लिए लागू होगी कि अपने भाव को देखेंगे फिर भी थोड़ा हानि तो करेंगे। देखिए, ऐसा है, जो नैसर्गिक पाप ग्रह ये निश्चित रूप से इनकी दृष्टि बुरी होती है। जी गुरु जी। आपको बता चुका हूं, कोई जी भी गुरु जी। ग्रह अगर
बहुत शुभ भाव का स्वामी है, तब भी उसकी दृष्टि में अशुभता होती है। फिर जी, अगर वो ग्रह राजयोग कारक ग्रह बन गया या लग्नेश बन गया, तो उसकी जी, दृष्टि में जो अशुभता होती है वो लगभग 70% कम हो जाती है, यानी 30% ही बचती है। अब जी, ऐसा जी, ग्रह अगर उच्च का हो गया तो कम से कम 10% और कम हो जाएगी, 20% बचेगी। फिर वो ग्रह जी, अगर लग्न जैसे भाव में, शुभ भाव में बैठ गया तो 10% और कम हो जाएगी, तो 10% फिर भी कम रहे, अशुभता रहेगी। ये मैं जी, कई बार बताया है ना। और जी, जो अ, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु, शुक्र, अकेला बुध और शुभ चंद्रमा, पक्ष बली चंद्रमा। अब पक्ष बली चंद्रमा अगर अशुभ भाव का स्वामी हो जाए, सूर्य और चंद्रमा की केवल एक राशि होती है, इसलिए जी, ये षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता है। तो अगर चंद्रमा पक्ष बली है तो उसकी दृष्टि में शुभता रहेगी। ठीक है। बुध जी, अगर अकेला है तो अकेला बुध शुभ होता है, लेकिन यदि वो बुरे भाव का स्वामी है तो दोनों तरह के फल करेगा। दृष्टि की बात कर रहा हूं जी, जी, मैं, उसके अशुभता भी होगी और शुभता भी होगी। वो आगे चल करके हम समझाएंगे बुद्ध के मामले में, है ना। और शुक्र, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इसके मामले में भी यही बात है कि शुभता और अशुभता दोनों रहेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि, भले ही वो पापी भावों का स्वामी हो, उसकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है, बशर्ते कि वो बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो। यदि पीड़ित हो गया तो फिर उसकी दृष्टि में भी अशुभता आ जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रह है, यदि वो अन्य किन्हीं बुरे ग्रहों के साथ स्थित है या उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो बुरे ग्रहों का प्रभाव का मतलब दृष्टि, है ना। तो दृष्टि या युति का प्रभाव यदि पड़ता है तो उसका भी तो नेचर चेंज होगा, स्वभाव बदलेगा, इनका प्रभाव भी रहेगा, उसके स्वभाव में आ जाएगा। जैसे गुरु अगर मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ बैठा है तो गुरु पर इनका प्रभाव पड़ेगा। इनकी दृष्टि है तो भी गुरु पर इनका प्रभाव पड़ेगा। अब अगर गुरु बहुत पीड़ित हो जाता है, पिछली कुंडली में 3 कुंडलियां बताई थी, उनमें मुझे याद है एक कुंडली बीच की थी और उसमें गुरु लग्न में था। लोग कहते हैं जी, लग्न का गुरु लाख दोष दूर करता है। वो तब करता है जब वो पीड़ित ना हो, बलवान हो। अगर वो पीड़ित है तो लाख दोष दूर नहीं करता है, बल्कि दोष दे देता है। अगर छठे भाव का स्वामी है तो पीड़ित हो गया तो अब रोग देगा। समझ गए आप? जी, जी, बिल्कुल। चलिए आगे प्रैक्टिकली हम तो समझते ही रहेंगे बार बार ये चीज। जी, जी, बिल्कुल। तो लग्न लग्नेश की बात कर रहे थे, तो यहाँ जो लग्नेश है ये शनि के द्वारा पीड़ित बैठा अच्छे भाव में, तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि ये जो चंद्रमा, अच्छा गुरु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, तो अगर मंगल की दृष्टि है तो उसका बचाव तो गुरु से हो गया। अब शनि से जरूर पीड़ित है, तो अब हम क्या कहेंगे इसको, अच्छे भाव में है और अच्छे भाव का स्वामी है, लेकिन बुरे ग्रह के द्वारा पीड़ित है, तो हम इसको 50% मान लेते हैं। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, लग्न अच्छा है, बलवान है, तो यहाँ लग्न
बलवान है, लग्नेश 50% है, त्रिशदाय भावों में 65% बलवान है, और केंद्र केंद्र को भी आप 50% मान लीजिए। तो इस कुंडली की बजाय ये कुंडली हमें ज्यादा अच्छी नजर आती है, ये बलवान कुंडली। अब अभी तो केवल ये एक पॉइंट बताया, अब दूसरा पॉइंट क्या है जो मैं बता चुका हूं, लग्न और लग्नेश, ये तो हो चुका है। अब इसके बाद हम धन योग देखते हैं। ये सब वही बता रहा हूं जो आपको पहले बताया जा चुका है। क्या इन कुंडलियों में धन योग उपस्थित है? चलिए इस कुंडली में हम शुरुआत करते हैं। धन योग कैसे बनता है? युति अथवा दृष्टि या राशि परिवर्तन के द्वारा। तो यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। अब सूर्य तो बुरे भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का, सूर्य को छोड़ देते हैं। मंगल मंगल भी 2 बुरे भाव का स्वामी है, बचता है केवल शुक्र जो धन भाव का स्वामी है। अकेला ग्रह तो योग नहीं बना सकता अगर राजयोग कारक ना हो तो। अब शुक्र शनि की राशि में है और शनि शुक्र की राशि में, यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है। अब इस राशि परिवर्तन का अर्थ समझने की कोशिश करें। ये अर्थ त्रिकोण है, मैंने अभी पिछली क्लास में ही बताया। ये अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ त्रिकोण। एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में गया है तो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ये धन भाव का स्वामी शुक्र जो है ये तो पीड़ित हो गया द्वादशेश और अष्टमेश के द्वारा, दोनों ही बुरे ग्रह हैं। अब ये शुक्र क्या अर्थ देगा? नहीं। अब क्या करेगा? कर्ज देगा। ये कर्ज का भाव है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब ये शुक्र चूंकि द्वादशेश, ये हानि का भाव है, व्यय का भाव है। अष्टमेश मंगल और तृतीयेश मंगल, दोनों बुरे भाव का स्वामी है मंगल। तो जब अष्टमेश और द्वादशेश के द्वारा, ये भी क्रूर ग्रह हैं दोनों, इनके द्वारा एक सौम्य ग्रह शुक्र पीड़ित हो तो फिर ये अर्थ कैसे दे सकता है? धन भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। ये कर्ज दे सकता है अब, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भाव है। शनि छठे भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। शनि अपनी उच्च राशि में, और इस कुंडली का पंचमेश भी है। शनि के बारे में विचार कीजिए, यहां से ये कहा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव में गया। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है, त्रिकोण कहलाता है, यानी अपनी राशि से, इस राशि से बहुत ही शुभ भाव में गया है। और इस राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशम में गया, केंद्र में। इस राशि से नवम में, इस राशि से दशम में गया है। तो शनि बहुत अच्छी जगह है। एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में गया है और अपनी उच्च राशि में, और क्या पीड़ित है? नहीं, किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। तो जब शनि
किसी से पीड़ित नहीं है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी है, पंचम शुभ त्रिकोण का स्वामी है, तब तो ये निश्चित रूप से अर्थ देगा, धन देगा। धन भाव में बैठा हुआ है, शनि धन देगा। शनि वक्री भी है, ये वक्री का सिंबल है। शनि वक्री होने से ग्रह बलवान होते हैं। जहां स्थित है द्वितीय भाव में, धन भाव में, तो भौतिक मामलों के लिए ये ग्रह अच्छा है, धन देगा। लेकिन शनि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है और इसकी मूल त्रिकोण राशि भी अशुभ भाव में है। तो अब ये कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब यानी रिश्ते, यहां ये अलगाव की भावना उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि अलगाववादी ग्रह है। ध्यान से सुनते चलिए कि आप कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, अर्थ कैसे निकालेंगे। तो ये धन तो देगा, त्रिकोण का स्वामी भी, ये तो अर्थ त्रिकोण भी है और उपचय भाव भी है। उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव। उपचय का अर्थ है वृद्धि करना, किस चीज की? धन की वृद्धि। तो ये उपचय भाव भी है, इसलिए धन के लिए छठे भाव को भी देखा जाता है। तो यहां पर ये धन तो दे रहा है, लेकिन कुटुंब में अलगाव की भावना उत्पन्न करेगा। अब इसकी दृष्टि को ले लेते हैं। दृष्टि इसकी तृतीय भाव में है, यहां इसकी दृष्टि तो अशुभ करेगी, अशुभ फल करेगी। सातवीं दृष्टि अष्टम में है। अष्टम में भले ही इसकी शत्रु राशि है, लेकिन ये चूंकि आयु का कारक है, ये भाव आयु का भाव है, इसलिए ये हानि नहीं करेगा, लेकिन ये लाभ भी नहीं करेगा, आयु को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि है और इसकी दृष्टि भी बुरी होती है, छठे भाव का स्वामी भी है। तो ना तो ये बढ़ाएगा ना घटाएगा। इसकी दशम दृष्टि एकादश भाव है, वहां भी इसकी शत्रु राशि है, चंद्रमा की कर्क राशि। तो इसकी दृष्टि अब एकादश भाव, बड़े भाई बहन मित्र सहयोगी बुजुर्ग आदि का है, तो उस मामले में भी अच्छा नहीं है शनि की दृष्टि। और ये तो खैर संधि भाग में है, वहां से तो खैर ठीक है, तो इस मामले में अच्छा नहीं है। और आमदनी आय का भाव है, तो आय में भी कुछ कमी कर सकता है और लाभ मिलने में देरी कर सकता है, क्योंकि ये विलंब का कारक है, कमी भी करेगा और देरी भी करेगा। तो इन दोनों का जो राशि परिवर्तन है, ये मैंने इसका अर्थ बताया है ना गुरु जी, जी। यदि छठे भाव में गुरु जी सूर्य और मंगल ना होते तो शुक्र कैसा फल देने का प्रयास करते गुरु जी? देखिए, अगर यहाँ पर सूर्य मंगल ना होते तो शुक्र निश्चित रूप से धन देता। पहली बात तो ये, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में, तो ये एक तो धन देता, और दूसरी बात कि चूंकि शुक्र नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी है, अब ये क्या है, ये पिता का लग्न है, और ये यहाँ पर अगर शुक्र बैठा होता तो ये पिता का दशम भाव है, तो पिता की नौकरी बहुत अच्छी होती, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है ना, तो पिता के लिए अच्छा होता।
और न, अपने धन के लिए भी अच्छा होता। लेकिन अब जी, चूंकि ये सूर्य और मंगल इन जी, दोनों के द्वारा पीड़ित हो गया है, शुक्र आंख का कारक है, क्योंकि चेहरे का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में ये द्वितीय भाव का स्वामी होता है। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है हमेशा, तो द्वितीय भाव में इसकी वृषभ राशि आती है, तो ये चेहरे का कारक है, इसलिए इसे आंख का कारक भी कहते हैं, क्योंकि चेहरे में ही आंख होती है। सूर्य और चंद्रमा ये दृष्टि के कारक हैं। सूर्य दाहिनी आंख की दृष्टि का कारक है, चंद्रमा बाईं आंख की दृष्टि का कारक है। तो अगर शुक्र पीड़ित हो जाए, साथ में सूर्य भी पीड़ित हो जाए, जैसा कि यहाँ पर है, और द्वितीय भाव भी पीड़ित हो जाए, द्वितीय भाव का स्वामी भी पीड़ित हो जाए, तो आंख में समस्या आ सकती है। ये द्वितीय भाव दाहिनी आंख का भाव। अब यहाँ पर छठे भाव का स्वामी शनि स्थित है, जो उसको पीड़ित कर रहा है, द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र पीड़ित हो रहा है, आंख का कारक शुक्र पीड़ित हो रहा है, दृष्टि का कारक सूर्य पीड़ित हो रहा है, तो इन्हें दाहिनी आंख में समस्या जरूर होगी, है ना। जी, गुरुजी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, एक शब्द है कॉमन। जिन ग्रहों, मान लीजिए आप ये 3 ग्रह बैठे, इन तीनों में जो चीज, जो कारकत्व कॉमन होगा, उसका फल 100% मिलेगा। ये ग्रह, इनके जो कारकत्व हैं, ये छठे भाव में बैठे हैं, इनका कारकत्व और छठे भाव का कारकत्व, दोनों में अगर कोई कारकत्व कॉमन है, तो वो उसका फल निश्चित रूप से फलित होगा। अभी मैंने जो कुछ समझाया है, वो भी कॉमन बात ही समझाई है। क्या? अर्थ त्रिकोण, ये दोनों अर्थ त्रिकोण, ये समानता है। और तो शनि अर्थ देगा, लेकिन शुक्र कर्ज देगा, क्योंकि ये कर्ज का भाव है। और यहाँ पर धन भाव का स्वामी कर्ज के भाव में पीड़ित हो गया है द्वादशेश के द्वारा, जो हानि और व्यय का भाव है, अष्टमेश मंगल के द्वारा। तो इसलिए ये चीज कॉमन है। फिर मैंने दृष्टि की बात बताई, वो भी शुक्र, द्वितीय भाव, शनि, सूर्य, इन सभी में कॉमन है, इसलिए दृष्टि की बात की। ऐसे अर्थ निकालना है किसी भी युति के लिए। ये आज 21 है, 24 मई को क्लास शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्लास 24 जून को है। बेसिक क्लास हमारा समाप्त हो रहा है। तो अब जो मैं बता रहा हूं, आज मैं इसीलिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं लेकर आया हूं। जो अब तक पढ़ा है आप लोगों ने, उसका हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ताकि पीछे ना छूट जाए, कोई समझ में आ जाए जो कुछ रह गया है। तो ये शब्द मैं बार बार दोहराऊंगा, बार बार समझाऊंगा आप लोग। तो हम धन की बात करें, धन योग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अकेला शनि धन देगा, जो भी देगा। धन योग और नहीं बन रहा है, बुध को देख लेते हैं। ये
लग्न का स्वामी है। लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों है, और ये त्रिकोण में स्थित है, अपनी मित्र राशि में स्थित है, किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है, तो ये भी धन देगा। हालांकि कोई प्रबल धन योग नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी धन देगा। और देख लेते हैं चंद्रमा, लाभ भाव का स्वामी है और केंद्र में बैठा है, मित्र राशि में है। क्या किसी से पीड़ित है? नहीं, किसी से भी पीड़ित नहीं है, और अपनी राशि से नवम में आया है। नवम यानी भाग्य भाव, वो भी अच्छा है। विवाह के बाद धन की प्राप्ति दिखाता है, तो धन के लिए, इनकम के लिए थोड़ा ये भी अच्छा है। और हमने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया चंद्रमा। अब गुरु को देख लेते हैं। शनि को तो देख ही लिए। गुरु, गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव में बैठा है। मैंने आपको बताया है कि तृतीय भाव और अष्टम भाव जो शुभ ग्रह हैं वो अस्त हो जाते हैं, खास करके गुरु और शुक्र। तो गुरु और शुक्र चूंकि बहुत ही शुभ ग्रह, तो ये अस्त रहते हैं। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु, तो इसे ज्यादा दोष लगता है। अस्त का मतलब है कमजोर हो जाना। सूर्य से अस्त होना अलग बात है, ये अस्त होना अलग बात है। तो गुरु यहाँ पर अस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अच्छा, शुक्र भी यहाँ अस्त हो जाता है, थोड़ा कमजोर। लेकिन शुक्र अष्टम भाव के लिए अपवाद है। शुक्र और बुध, यदि ये दोनों अष्टम भाव में स्थित हो और मित्र राशि में स्थित हो, स्वराशि में, उच्च राशि में, और पीड़ित ना हो, तो ये बहुत अच्छा धन देते हैं। ये दो ही ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जो अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं, बशर्ते कि पीड़ित न हो, मित्र राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में स्थित हो। तब अन्य कोई भी ग्रह अष्टम भाव में शनि को छोड़कर अच्छा फल नहीं देता है। शनि आयु का कारक है, इसलिए अगर अष्टम में स्थित है तो आयु को बढ़ाता है। तब जबकि उसकी मित्र राशि हो, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि हो, तब यदि वो शत्रु राशि में बैठा है तो ना तो घटाएगा ना बढ़ाएगा। लेकिन यदि वो शत्रु राशि में स्थित होकर और पीड़ित हो जाए तो फिर वो आयु को कम कर देता है। ये समझ में आ गया ना? नहीं तो आप फेसबुक, यूट्यूब में जाएंगे, हमेशा यही कहने के सुनने को मिलेगा कि शनि आयु का कारक है, इसलिए अष्टम भाव में आयु को बढ़ाता है। नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी ग्रह हर परिस्थिति में अच्छा नहीं होता है, हर परिस्थिति में बुरा नहीं। ये निर्भर करता है कि वो किस राशि में स्थित है, नीच है, वक्री है, अस्त है। कई फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर पर ज्योतिष आधारित नहीं है। इसलिए ज्योतिष ग्रंथों में जो सूत्र लिखे गए हैं, ऐसा कोई भी सिंगल सूत्र नहीं है जो अंतिम हो। नहीं, क्योंकि एक तरफ, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि लग्न में स्थित गुरु को कहा जाता है, ये हमारे शास्त्रों में है कि लाख दोष दूर करता है। बस लोगों ने सुन लिया और भेड़ की तरह सिर नीचे करके चल दिए, तो ऐसा नहीं है। यदि वो लग्न में नीच राशि में है, अस्त है और पीड़ित हो गया है, तो फिर
जब पीड़ित हो जाएगा तो उसके पास में दम ही कितना बचेगा जो वो लाख दोष को दूर कर देगा। हमने माना कि गुरु अच्छे भाव का स्वामी है, लेकिन लग्न में अगर नीच राशि में है, वक्री है और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया, 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा या 3 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया, तो फिर वो अच्छे फल देने की बजाय बुरे फल देगा। तो फिर वो लाख दोष दूर नहीं करेगा, बल्कि ऊपर से दोष खड़ा कर देगा। तो किसी भी बात को आंख और दिमाग बंद करके नहीं चलना चाहिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक क्या है? आकाशवाणी केवल भगवान कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता है। तो अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो उसका लॉजिक पूछिए। तो गुरु तृतीय भाव में मित्र राशि में है और वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम का सिंबल लिखा हुआ है, वर्गोत्तम भी है, लेकिन तृतीय भाव में है। तो एक तो तृतीय भाव में होने से थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वर्गोत्तम होने से और मित्र राशि में होने से वो कमजोरी जो तृतीय भाव में स्थित होने से आई थी वो दूर हो गई। अब ये पाप कर्तरी में आ गया, गुरु पाप कर्तरी में आ गया। इधर पीछे शनि अशुभ ग्रह बैठा है और आगे केतु अशुभ ग्रह बैठा है। तो गुरु यहां पर पाप कर्तरी में आ गया। तो गुरु तो चतुर्थ भाव का स्वामी है, अचल संपत्ति के भाव का। अब यहां से ये द्वादश में बैठा है और फिर पाप कर्तरी। तो क्या ये अच्छा है? नहीं। अब ये अचल संपत्ति के मामले में अच्छा नहीं है। ये माता का लग्न है और गुरु लग्नेश हुआ और वो लग्न से द्वादश में पाप कर्तरी में है। और ये भाव जो लग्न है माता का, वो केतु और शनि के द्वारा पीड़ित है। तो क्या माता का सुख प्राप्त होगा? नहीं। पता नहीं माता जीवित भी है या नहीं है, मुझे दशाओं का भी मुझे मालूम नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया। मैं एक आपको बात बता रहा हूं, ये माता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी अचल संपत्ति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो गुरु भी नहीं है। तो अब इस कुंडली में कोई भी धन योग नहीं बन रहा है। थोड़ा सा धन बुध देगा, थोड़ा धन शनि देगा और उससे और थोड़ा धन चंद्रमा देगा। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव पर भी है और भाग्य भाव पर भी। तो इसलिए थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा धन नहीं है इस कुंडली में। और राजयोग भी कोई नहीं बन रहा। केंद्र और त्रिकोण से राजयोग बनता है, ऐसा कोई राजयोग भी नहीं बन रहा है। ये मैंने आपको बताया था, ये फीमेल चार्ट। इनको आज से 2 वर्ष पहले मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि आपके और पति के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। यानी कि अलगाव हो सकता है। यानी कि आप मायके आ सकती हैं। यहां पर मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने केवल इन्हें ध्यान में रखा था। ये फीमेल चार्ट, केवल इन पर मैंने ध्यान दिया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो जो समय मैंने बताया था उस समय पति से दूरी तो हो गई, लेकिन ये मायके नहीं गई, बल्कि पति ससुराल चले गए।
ससुराल का मतलब जेल। चलिए वो आगे फिर कभी इस विषय पर बात करें। तो इनके पास धन की कमी है, इस कुंडली से साबित हो रहा है, और इनके पास धन की कमी है। कोई धन योग भी नहीं, राजयोग भी नहीं, कुंडली भी कमजोर थी। अब इस कुंडली में हमने देखा था कि कुंडली बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हम 60-65% इस कुंडली को अच्छा मानेंगे, 65% लगभग हम अच्छा मानेंगे इस कुंडली को। अब आगे हम धन योग और राजयोग देखते हैं। तो धन योग, अब यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। गुरु, गुरु छठे भाव और नवम भाव का स्वामी है। अब गुरु बैठा है नवम भाव में। तो मैंने आपको ये हमेशा बताया था कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है, लेकिन यदि वो ग्रह अपनी राशि में बैठा है, तो जिस राशि में बैठा है, भले ही वो मूल त्रिकोण राशि ना हो, उसका फल अब ज्यादा करेगा। तो गुरु यहाँ अपनी स्वराशि में बैठा है, जबकि इसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव, बुरे भाव में। लेकिन अब ये भाग्य भाव का फल ज्यादा करेगा, क्योंकि भाग्य भाव में अपनी राशि। तो गुरु गुरु नव, हाँ जी, ये सिद्धांत दृष्टि पर भी लागू होता है क्या गुरु जी? जैसा आपने जी, भी बताया कि किस पर? भले ही किसी की दृष्टि पर भी लागू होता है ये सिद्धांत, जो आपने भी बैठने पर बताया गुरु जी, कि भले ही मूल त्रिकोण राशि ना हो, हाँ लेकिन यदि हाँ, बैठे, अगर कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि को देख रहा है, भले तो ही मूल त्रिकोण ना हो। जी हाँ, भले ही मूल त्रिकोण ना हो, तो वो राशि, वो भाव बलवान हो जाता है। भाई यही तो जी बताया था जी आपको कि जी जी। कोई भी ग्रह यदि अपने भाव को देखता है, तो वो भाव बलवान हो जाता है ना? तो ये दृष्टि पर भी लागू होगा। तो गुरु तो हमने देख लिया, नवम भाव त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण में बैठा है। अब इसके साथ बुध है। बुध तो 2 बुरे भाव का स्वामी है, तो बुध तो यहाँ धन योग राजयोग बना नहीं सकता। अब ये शुक्र भी बैठा है। शुक्र चतुर्थ यानी केंद्र भाव का स्वामी है। अब केंद्र और त्रिकोण दोनों का राजयोग बन रहा है। गुरु और शुक्र का राजयोग बन रहा है। गुरु अपनी राशि में है और शुक्र उच्च राशि में। और ये राजयोग भी बहुत अच्छे भाव में बन रहा है, लेकिन राहु केतु अक्ष में है ये राजयोग, इसलिए अब इस राजयोग का फल 50% मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 50% मिलेगा, क्योंकि गुरु अपने भाव में है और शुक्र अपनी उच्च राशि में है। तो कम से कम 50 या 60 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि राहु केतु स्वराशिस्थ ग्रह के साथ स्थित हैं या उच्च राशिस्थ ग्रह के साथ स्थित हैं, तो उनके अनुरूप कार्य करते हैं। तो अब राहु स्वराशिस्थ और उच्च राशिस्थ ग्रह के साथ स्थित है, इसलिए इनके अनुसार फल करेगा। ये इनके साथ बनने वाला जो राजयोग है, उस राजयोग में शामिल है, इसलिए राहु भी अब राजयोग का फल करेगा। राहु राजयोग का फल, राहु यहां पर गुरु को पीड़ित कर रहा है, शुक्र को पीड़ित कर रहा है, बुध को पीड़ित कर रहा है, लेकिन ये 3 शुभ ग्रह हैं और इनकी शुभता राहु को प्राप्त हो रही। तो गुरु अपनी अंतरदशा में अच्छा फल करेगा, लेकिन शुक्र अपनी अंतरदशा में
अच्छा फल करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा फल अब राहु करेगा, क्योंकि ये जो शुभ ग्रह हैं, इन्हें तो राहु की अशुभता प्राप्त हो रही, लेकिन राहु को इनकी शुभता प्राप्त हो रही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बल्कि जब आप कल परसों फुर्सत में ये वीडियो देखेंगे, तो ऐसी बातों को डायरी में नोट कर लिया करिए। चाहे मेरे मुंह से निकले, या किसी का आप वीडियो देखें, या किसी पुस्तक में आप पढ़ें, शॉर्ट में, संक्षेप में आप डायरी में ये बातें नोट कर लिया करें, क्योंकि ऐसी बातें भूल जाती है आदमी को। तो यहाँ पर राजयोग बन रहा है, लेकिन बहुत बलवान नहीं है वो राजयोग। 50 या 60% आप कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर शनि और चंद्र बैठे। शनि तो बहुत बुरे भाव का स्वामी है, ये कहाँ से राजयोग बनाएगा। चंद्रमा लग्नेश है, और मंगल की इस पर दृष्टि पड़ रही है, और मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अब ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी, मंगल यहाँ त्रिकोण का स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण का दृष्टि विनिमय हो रहा है, तो ये एक राजयोग बन रहा है। फिर इसको अगर हम त्रिकोण मानते हैं, तो मंगल केंद्र भाव का स्वामी है, यहां भी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। तो चंद्र और मंगल भी राजयोग बना रहे हैं, लेकिन इस राजयोग को भी शनि पलीता लगा रहा है, क्योंकि शनि बहुत ही अशुभ भाव का स्वामी। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम इसे भी 50% कहेंगे। यहाँ चंद्रमा पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो इसे भी हम 50% मानेंगे राजयोग। अकेला मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है, क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र दोनों का एक साथ स्वामी बन जाता है, तो ये अकेला राजयोग कारक है। फिर चंद्रमा के साथ भी राजयोग बना रहा है, लेकिन इन दोनों राजयोग को के प्रभाव को शनि कम कर रहा है। तो हम 50% इसे भी मानेंगे। तो ये राजयोग और यहाँ ये भी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा अब सूर्य को लेते हैं। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव धन का भाव है, और ये सिंहासन का भाव भी है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। सिंहासन का भाव किस लिए कहा? अधिकार, प्रभुत्व। और अधिकार प्रभुत्व को हम आज के संदर्भ में समझे तो नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में प्रमोशन के रूप में हम देखेंगे। तो द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में गया है, ये कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ आकर बैठता है, तो इसका अर्थ है स्वयं के कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति। अगर दशम का स्वामी यहाँ बैठेगा, तब भी यही अर्थ निकलेगा कि स्वयं के कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति। फिर ये अपने भाव से, अपनी राशि से नवम भाव में गया है, भाग्य भाव में, त्रिकोण भाव में, यानी बहुत अच्छे। फिर यहाँ ये उच्च का हो गया है। तीसरी बात, यहाँ सूर्य और मंगल दोनों को दिशा बल प्राप्त हो जाता है, इसलिए बहुत बलवान हो जाता है। चौथी बात, ये सूर्य किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं, तो सूर्य बहुत ही शानदार है।
तो सूर्य भी बहुत अच्छा धन देगा। प्रबल धन का योग अकेला सूर्य बना रहा है। तो अभी हमने 60-65% इस कुंडली को अच्छा देखा था, लेकिन अब राजयोग और ये धन योग देखने के उपरांत हम इसको क्या कहेंगे? 60 से तो ज्यादा अब मानना पड़ेगा ना। तो ये जो मैंने गुरुजी, आपको बताया था, ये सूर्य जो एक माने 10वें घर पे बैठा है, तो क्या ये सरकारी नौकरी का भी दर्शाता है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जब सूर्य यहाँ पर इतना बलवान होगा तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी है। शुरुआत में मैंने बताया ये मेल चार्ट है। वास्तव में ये एक डॉक्टर का चार्ट है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, ये उनका चार्ट है। अब आप समझ लीजिए कि अभी तक ये जो मैंने राजयोग और धन योग बताए, तो अगर ये ना भी देखें और ये केवल सुन सुन लें कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है लगभग 98% डॉक्टर धनवान ही होते हैं। केवल 2% ही ऐसे होते हैं जो धनवान की श्रेणी में नहीं आते हैं। डॉक्टर पेशा ही ऐसा है। तो यहाँ हमने देखा कि ये कुंडली बहुत बलवान है। अब हम आते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था अरिष्ट योग। उच्च नीच तो यहीं पर आ गया, वक्री और वर्गोत्तम भी आ गया। अब हम अरिष्ट योग की बात कर लेते हैं। तो ये पहली कुंडली है, इसमें मैं बता चुका हूं। यहाँ तो कोई नहीं बैठा है, मंगल की दृष्टि जरूर है यहाँ पर। मंगल एक क्रूर और अशुभ ग्रह है, तो लग्न थोड़ा पीड़ित हो रहा है। अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं। लग्नेश अच्छा है, बलवान, बुरा नहीं है, पीड़ित नहीं है। द्वितीय भाव में शनि स्थित है, तो मैंने आपको बताया कि ये कुटुंब में कुछ अलगाव की भावना देगा। और आंख के लिए ये दो चीजें मैंने बताई, ये दोनों अरिष्ट में आता है। तो कुटुंब में अलगाव तो ऑलरेडी हो चुका है। ये सास ससुर के साथ नहीं रहती है, यानी परिवार में ये नहीं रहती है, अलग रहती है। और माता पिता का भी कोई किसी का सहयोग नहीं है, यहाँ बता भी चुका हूं, है ना। तो एक तो ये हो गया अरिष्ट योग, छोटा मोटा। दूसरा आंख के लिए बताया मैं, दाहिनी आंख के। अब आगे यहाँ गुरु किसी से गुरु पाप कर्तरी में और सप्तमेश है, चतुर्थेश है। तो चतुर्थ तो मैंने माता के संदर्भ में बताया, और सप्तमेश, सप्तमेश यहाँ पाप कर्तरी में। सप्तम भाव पर केवल चंद्रमा बैठा है और किसी से भी पीड़ित नहीं है। और गुरु सप्तमेश की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, जो रक्षा कर रही है, सप्तम भाव की रक्षा, है ना। तो इनका अलगाव नहीं हुआ है, दोनों की बनती कभी नहीं है, लेकिन अलगाव केवल इतना हुआ है कि वो जेल चले गए। और गुरु की दृष्टि है तो तलाक की संभावना नहीं है ना। तो ये कोई अरिष्ट यहाँ पर नहीं है गुरु के द्वारा। केतु, केतु का मैं आपको बता चुका हूं कि केतु चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है। चतुर्थेश द्वादश में पाप कर्तरी में, तो घर परिवार में
सुख शांति नहीं हो सकती, माता का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बस इतना ही। इसके बाद बुद्ध बुद्ध पीड़ित नहीं है किसी भी तरह से। बुद्ध बलवान है, बुद्ध बुद्धि का कारक है और पंचम भाव भी बुद्धि का भाव है, तो इनकी बुद्धि निश्चित रूप से अच्छी है। छठा भाव, यहाँ दो क्रूर ग्रह बैठे और शुक्र को पीड़ित कर रहे। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित, इन तीन ग्रहों में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन सा ग्रह है? क्रूर ग्रह जल्दी पीड़ित नहीं होते। एक ग्रह से बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होते। यदि वो नीच अस्त वक्री नहीं है तो एक ग्रह से ज्यादा पीड़ित नहीं होते। होते हैं कम पीड़ित। सूर्य और मंगल ये नैसर्गिक मित्र भी हैं। और फिर अगर आप पीड़ित कहेंगे तो सूर्य मंगल से थोड़ा पीड़ित होगा, मंगल सूर्य से थोड़ा पीड़ित होगा, बस इतना ही होगा। शुक्र तो सौम्य ग्रह है और दो शुभ भावों का स्वामी भी है, तो शुक्र तो किसी को पीड़ित कर नहीं सकता। और शुक्र, सूर्य और मंगल दोनों अशुभ क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। अब शुक्र का एक अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं, आंख के संदर्भ में, है ना। दूसरा, ये चूंकि पिता का दशम भाव है, तो अगर हम पिता के संदर्भ में देखें तो फिर ये शुक्र अच्छा है, भले ही सूर्य और मंगल के साथ में। अब यहां पर शुक्र सूर्य मंगल, देखिए पिता के लिए शुक्र लग्नेश है। ध्यान दीजिए कुंडली कैसे देखना है, जिसकी आई है उसके रिश्तेदारों के बारे में, माता पिता संतान भाई बहन पति पत्नी आदि के बारे में। तो ये पिता का लग्नेश है जो दशम भाव में मित्र राशि में बैठा है, तो लग्नेश बहुत अच्छी जगह गया है। और किसके साथ बैठा है? ये बैठा है सप्तमेश और द्वादशेश मंगल के साथ। सप्तमेश और द्वादशेश मंगल के, मंगल जो है पिता का सप्तमेश हुआ और द्वादशेश हुआ, तो बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। लेकिन अब मंगल की दृष्टि पिता के लग्न पर है। मंगल क्रूर ग्रह है, तो पिता के स्वभाव को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेचर देता है। अब सूर्य, सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और दशम में बैठा है। शुभ भाव केंद्र भाव का स्वामी और दशम में बैठा है। दशम में सूर्य और मंगल दोनों ही दिग्बली हो जाते हैं। तो जब शुक्र मंगल और सूर्य एक साथ दशम भाव में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी बहुत अच्छी पोस्ट में होगा। जैसे पीएससी या पीसीएस की जो पोस्ट होती है, उच्च दर्जे की जो पोस्ट है, क्योंकि जो शुक्र है वो ऐश्वर्य का कारक होता है, लग्जरी का, इसलिए वो अच्छी नौकरी देता है यदि यदि अच्छा हो तो। अब यहाँ पर पीड़ित है लग्नेश, तो स्वास्थ्य के लिए उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। मंगल कैप्टन है, अगर ये बलवान हो तो ये भी छोटी मोटी नौकरी नहीं देता है। सूर्य राजा है, अगर ये बलवान हो तो ये भी छोटी मोटी नौकरी नहीं देता है, राजसी ही बनाएगा।
राजसी नौकरी ही देगा। अब ये इनका छठा भाव है। छठा भाव पेट के निचले हिस्से का भाव होता है, जहां पर बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कारक है वो बुध होता है। तो क्या इन्हें ये समस्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि बुध यहाँ बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है। इसके अलावा छठा भाव किडनी से संबंधित भाव। तो क्या किडनी का रोग हो सकता है? सूर्य और मंगल छठे भाव में भी कमजोर नहीं होते हैं, ठीक रहते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा रोग नहीं लगता है कि किडनी जैसा कोई रोग दे देंगे। लेकिन शुक्र शुक्र जो है पत्थर का कारक है, तो किडनी में स्टोन हो सकता है। और मंगल चूंकि चीर फाड़ का कारक ग्रह है, इसलिए ऑपरेशन करवा सकता है। किडनी का जो मुख्य कारक है वो गुरु है। गुरु यहाँ पीड़ित है। छठा भाव पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है। तो शुक्र क्योंकि स्टोन का कारक है, पत्थर का कारक शनि भी है और शुक्र भी। शुक्र वास्तव में रत्न जैसे पत्थरों का कारक है जो सुंदर होती है। लेकिन शुक्र यदि शनि की राशि में स्थित है या सप्तम भाव में स्थित है, तो वो पत्थर का कारक बन जाता है। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, ये इन दोनों का संबंध पाताल से है। पाताल का भाव वैसे तो चतुर्थ भाव है, ये ऊंचाई का भाव, पहाड़, तो ये पाताल का भाव। लेकिन ये जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें, जैसे ऑयल, गैस, रत्न, इस तरह के पत्थर। और ये बैठा है शनि की राशि, शनि वक्र है, इसलिए स्टोन किडनी में हो सकता है। इसके अलावा छठा भाव यूरिनल सिस्टम का भाव है। यूरिनल सिस्टम छठे भाव से शुरुआत होती है और सप्तम भाव तक जाता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भाव है, सप्तम भाव। तो जो यूरिनल सिस्टम है वो छठे भाव से शुरुआत होती है, सप्तम भाव तक दोनों में है। और यूरिनल सिस्टम का कारक सूर्य है, शुक्र शुक्र है। यूरिनल सिस्टम का कारक, हार्मोन्स का कारक, ग्लैंड्स का कारक शुक्र। शुक्र यहाँ पीड़ित है, छठा भाव पीड़ित है, इसलिए ये समस्या हो सकती। तो ये मैंने इनके लिए बताया। अब ये जो छठा भाव है, ये इनके स्पाउस का द्वादश भाव है। जो इनका जीवन साथी है उसका लग्न तो सप्तम भाव है। तो जब ये लग्न है तो फिर ये द्वादश भाव, और द्वादश भाव जेल, कारागार, हॉस्पिटल आदि का बताया है मैंने। और ये लग्नेश पापकर्तरी में है, और द्वादश भाव में इनका अष्टमेश शुक्र, तृतीयेश और अष्टमेश, तृतीय और अष्टम, इनके लिए, इनके हस्बैंड के लिए
शुक्र दो बुरे भाव का स्वामी हो गया, तृतीय और अष्टम भाव का। अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में गया है और पीड़ित हो गया है, तो जेल होनी निश्चित है। इससे संबंधित अभी कोई वीडियो मैंने हाल ही में हफ्ते भर पहले दिया है, और वो संभवतः मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, द्वादश और अष्टम भाव का संबंध ये मैंने बताया है जेल के। आप लोग भूल लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो यहां मैं आपको फिर बता देता हूं। यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर पीड़ित हो जाए, तो वो उस व्यक्ति को जेल होगी। और इसका उल्टा कर लीजिए, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर बहुत पीड़ित हो जाए तो भी व्यक्ति को जेल होगी। ठीक है, तो इनके जो पति है वो जेल में है, और सूर्य छठे भाव का स्वामी है जो द्वादश में बैठा है, और मंगल द्वितीयेश और नवमेश है। ये मारक भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का, और पीड़ित हो गया है द्वादश में, शत्रु राशि में। और जो शुक्र तृतीयेश अष्टमेश है, उसके तो हाल ही बहुत बुरे हैं, लग्नेश के भी हाल बहुत बुरे हैं। लग्न बहुत पीड़ित नहीं है, इसलिए ठीक है। इनकी स्पाउस का लग्न पीड़ित नहीं है, अष्टम भाव पीड़ित नहीं है, वहां शनि अष्टम का कारक, आयु का कारक, अपनी उच्च राशि में और बलवान होकर स्थित है, क्योंकि वक्री है, इसलिए आयु अच्छी होगी। न लग्न पीड़ित है, न अष्टम भाव पीड़ित, लेकिन अष्टमेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, इसलिए ये जेल में है। तो ये अरिष्ट मैंने इतने बताए। अब इस कुंडली में देख लेते हैं। सबसे पहले निगाह कहाँ डालनी है, आपको बताया है, जहां दो या दो से ज्यादा ग्रहों की युति है, वहां सबसे पहले निगाह डालनी है। तो यहाँ नवम भाव में चार ग्रहों की युति है, तो हम सबसे पहले नवम भाव पर निगाह डालें। नवम भाव में नवमेश गुरु स्थित है, और द्वादश भाव तृतीय भाव का स्वामी बुध। द्वादश और तृतीय भाव दोनों बुरे भाव हैं, इनका स्वामी बुध भी नवम भाव में स्थित है। इसके अलावा शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी शुक्र भी स्थित है। शुक्र कर्क लग्न के लिए अकारक ग्रह होता है, लेकिन त्रिकोण में स्थित है, उच्च राशि में स्थित है, त्रिकोण इसके साथ स्थित है, इसलिए शुक्र अच्छा। यहाँ राहु है, अन्य किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो क्या बुरा फल हो सकता है? ये यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी बड़ा अरिष्ट नहीं है। राहु एक अशुभ ग्रह है, किंतु गुरु स्वराशि में स्थित होने के कारण राहु की अपेक्षा बलवान है, इसलिए
राहु को अपनी शुभता दे रहा है, उसके उसकी अशुभता को नष्ट कर रहा है, शमन कर रहा है। दूसरी तरफ नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र, जो दैत्य गुरु है, राहु का गुरु है, उच्च का होकर बैठा है, उसकी भी शुभता प्राप्त हो रही है, राहु की अशुभता नष्ट हो रही है। तो यहाँ पर कोई बुरा कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, अन्य कोई अशुभ क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ जाता तो फिर शुक्र और बुध दोनों ज्यादा पीड़ित, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ दो ग्रह बैठे हैं, शनि और चंद्रमा। चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश पीड़ित, लग्न बिल्कुल पीड़ित नहीं है। लग्न पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ छठे भाव का स्वामी है, रोग भाव का स्वामी है, किंतु अपनी राशि में होने से बलवान है। और उच्च के ग्रह जो स्थित है उसकी वजह से भी ठीक है, अच्छा। भले ही यहाँ पर बुध नीच का हो रहा हो, लेकिन बुध का तो नीच भंग भी हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु अच्छा है, बलवान है, इसकी दृष्टि में अशुभता बिल्कुल नहीं रहे। तो गुरु की दृष्टि लग्न है, लग्न को बलवान कर रही है। लग्नेश पर भी है गुरु की दृष्टि, और मंगल की दृष्टि को हम यहाँ ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे चंद्रमा के लिए, लग्नेश के लिए, क्योंकि मंगल राजयोग कारक ग्रह है और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है। थोड़ी सी अशुभता आप कह सकते हैं, वो क्या, लग्नेश के लिए नहीं बल्कि मन के लिए। मन क्यों, वो बताते हैं। शनि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। अब शनि मारक भाव और मृत्यु के भाव का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है। अब त्रिकोण में जब बैठेगा तो त्रिकोण को पीड़ित कर देगा, स्वयं त्रिकोण की शुभता ले लेगा, लेकिन त्रिकोण को, लग्नेश को पीड़ित कर देगा। ये संतान का भाव है, संतान का लग्न है। संतान के लिए शनि का यहाँ पर बैठना और मंगल के द्वारा पीड़ित हो जाना, ये अच्छा नहीं। मंगल लग्नेश है, लेकिन लग्नेश मंगल भी तो पीड़ित हो रहा है शनि के द्वारा, तो लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हो। तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, ये पेट का भाव है, ये मेल चार्ट है, पेट का भाव है। शनि दर्द का कारक है, गैस का कारक है। तो दर्द और गैस की प्रॉब्लम दे सकता है इनको। ऊपर से मंगल की भी दृष्टि, भले ही वो राजयोग कारक है, थोड़ी तो आप मानेंगे कि 30% तो अशुभता है, और शनि शनि मंगल तो दोनों घोर शत्रु हैं। तो पेट से संबंधित समस्या होगी डॉक्टर साहब को। तो ये अरिष्ट है। और ये बुद्धि विवेक भावनाओं संवेदनाओं का भाव है, और चंद्रमा मन का भाव है। चंद्रमा पर अग्नि तत्व के ग्रह मंगल की दृष्टि है। मंगल की वजह से, चूंकि मंगल क्रोध का कारक है, तो इसलिए, और ये लग्नेश भी है, मन का कारक भी है, तो थोड़ा सा स्वभाव में इनके क्रोध होगा। और ये एक सामान्य बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
हालांकि गुरु की दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर है, तो कोई ज्यादा बुरा नहीं। शनि के साथ बैठा है तो जब बुरे ग्रहों की दशा आएगी तो ये तनाव देगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और ये बुद्धि का भाव है। भाव भी पीड़ित है, मन भी पीड़ित है, तो तनाव जरूर देगा। और चंद्रमा निराशा का कारक है, इसलिए निराशा भी देगा। तो यहाँ का मैंने आपको बता दिया अरिष्ट। और यहाँ एकादश भाव बड़े भाई बहन बुजुर्गों का भाव है, मित्रों का भाव है, सहयोगियों का भाव। तो इनके लिए ये मंगल ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े भाई बहन मित्र बुजुर्ग इनका द्वादशेश है मंगल, द्वादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी। मार्केश हो गया, मार्केश बैठा है लग्न में और शनि के द्वारा पीड़ित है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में ऐसा कह सकते हैं। कोई बड़ा ऐसा अरिष्ट इनकी कुंडली में नहीं है, इनकी कुंडली में है। और वो जो बड़ा अरिष्ट है वो वास्तव में उनके पति के लिए, उनके लिए क्या है, यूरिनल सिस्टम से संबंधित और आंख, दाहिनी आंख खास करके उससे संबंधित कुछ समस्या हो सकती है जब बुरे ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी। ये हम आगे समझेंगे। तो ये हमने देखा, और आपको हमने लगभग जो कुछ भी अब तक बताया था 24 मई से लेकर, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ दिशा बल भी बताया था, तो इस कुंडली में सूर्य भी तो दिग्बली है ही 100%, और मंगल भी दिग्बली है 87%, है ना। इनको दिग्बल प्राप्त हो रहा है, और किसी को, अन्य किसी भी ग्रह को दिग्बल प्राप्त नहीं हो रहा। चंद्रमा को भी दिग्बल प्राप्त हो रहा है थोड़ा, 87%, क्योंकि चंद्रमा को भी यहाँ 100% दिग्बल प्राप्त होता है, तो चंद्रमा को भी दिग्बल प्राप्त हो रहा है। और दिग्बल शून्य सूर्य, शुक्र जो है वो दिग्बल शून्य के करीब है, क्योंकि यहाँ शुक्र और चंद्रमा यहाँ दिग्बल शून्य हो जाते हैं, यहाँ दिग्बली होते हैं, यहाँ दिग्बल शून्य हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो शुक्र लगभग कमजोर है इस कुंडली में। इस कुंडली में कोई भी दिग्बली नहीं है, और कोई दिग्बल शून्य भी नहीं है। शनि को जरूर ऐसा कह सकते हैं कि दिग्बल शून्य से अभी निकला है, तो यहाँ पर दिग्बल शून्य हो जाता, शनि यहाँ दिग्बली होता, यहाँ शून्य हो गया, यहाँ आया 17% इसको बल मिल गया, केवल 17%, लेकिन ये वक्री हो गया इसलिए बलवान है। तो ये अब तक जो हमने पढ़ाया आपको, ये उससे संबंधित आज ये बताया कि कुंडली देखना कैसे है। अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, गुरुजी आपने अभी एक वीडियो डाला था कि मकर लग्न में अगर गुरु पंचम भाव में जितना निर्बल होगा उतना धनकारक होगा।
मंगल के लिए नहीं डाला, गुरु के लिए डाला था। जी जी, गुरु गुरु के लिए डाला था गुरु जी। वो तो गुरु जी जैसा आप वो देखिए ऐसा है कि मकर लग्न में, जैसे इस ये कर्क लग्न में बुध द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी बनता है, जी यानी दो बुरे भाव का स्वामी बन गया। जी इसी तरह मकर लग्न में गुरु द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी बन जाता है। जी गुरु चाहे कर्क लग्न हो, कर्क लग्न का बुध, और चाहे मकर लग्न का गुरु, ये दोनों यदि पंचम भाव में बैठ जाएं जी और शुभ ग्रहों से युत ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, क्योंकि देखिए इस राशि, एक राशि से ये अशुभ भाव है, अशुभ भाव का स्वामी है। अब अशुभ भाव से अशुभ भाव में गया, यानी तृतीय से तृतीय भाव में, ठीक है। अच्छा तो इस भाव की अशुभता नष्ट हो गई, है ना। जी गुरु और ये राशि यहाँ से ये छठे भाव में आया, जी छठा भाव भी बुरा, तो इस भाव की अशुभता भी नष्ट हो गई। तो अब वो ग्रह जो दो अशुभ भाव का स्वामी था, अपनी दोनों राशियों से अशुभ भाव में गया है, तो अशुभता नष्ट हो गई, तो शुभता की प्राप्ति होगी। जी गुरु समझ गया। वही है विपरीत राजयोग। लेकिन शर्त क्या है कि उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह स्थित ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, है ना। जैसा कि जी मैंने गुरु बताया था त्रिक भाव के बारे में, 6, 8, जी 8 के बारे में, जी जी गुरु और उसी कड़ी में ये तृतीय भाव भी है, ये भी क्रूर भाव है। जी और गुरु एकादश को भी आप शामिल कर सकते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और गुरु, जो अष्टमेश और एकादशेश बन जाते हैं, है ना। वृषभ लग्न में गुरु अष्टमेश और एकादशेश बन जाता है, और वृश्चिक लग्न में बुध तृतीय और एकादश का स्वामी बन जाता है। अब एकादश भाव भौतिकता के लिए तो बहुत अच्छा भाव, लेकिन स्वास्थ्य एवं रिश्तों के लिए तो सबसे क्रूर भाव है। तो ये भी बुरा भाव हो गया, ये भी बुरा भाव हो गया। अब अगर ऐसा ग्रह अपनी दोनों राशियों से बुरे भाव में बैठता है, जैसे दशम में बैठ जाए, तो दशम में यदि बैठेगा तो यहाँ से तृतीय भाव और यहाँ से द्वादश भाव, दोनों राशियों से बुरे भाव में हुआ। वहां भी ये राजयोग का काम करेगा, लेकिन शर्त वही है कि शुभ ग्रह स्थित ना हो, साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। लेकिन अब इसमें एक शर्त और जुड़ जाएगी, वो क्या, वो शत्रु राशि में ना हो, नीच अष्ट वक्री ना हो, किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ये अष्टम भाव है। अष्टम का स्वामी यदि आजीविका के भाव में जाएगा, पीड़ित होगा, कमजोर होगा, तो आजीविका में व्यवधान उत्पन्न करेगा, है ना। एक बात ध्यान में रखने की है। दूसरी बात और भी ध्यान में रखने की है, गुरु के संदर्भ में, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है तो गुरु काल पुरुष की कुंडली में यहाँ नीच हो जाता है। तो इसलिए गुरु पर विशेष ध्यान देना है। अगर जरा भी पीड़ित हुआ, दुर्बल हुआ, तो फिर मार्केश बन जाएगा। खास करके
कर्क लग्न में मार्केश हो जाता है वो। और जो मैंने आपको बताया वृषभ लग्न, वहां भी अगर ये पीड़ित हो गया तो मार्केश का काम करेगा।